चलो देखो, हम लोग कल जो स्ट्रेन का टाइप देख रहे थे उसमें नॉर्मल स्ट्रेन था। नॉर्मल स्ट्रेन के अंदर में 3 टाइप था, लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल और वॉल्यूमेट्रिक। लॉन्गिट्यूडनल हम लोग पढ़ चुके हैं, लेटरल पढ़ चुके हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखते हैं क्या होता है। लिखो इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, when a body is subjected to stress, when a body is subjected to normal stress, it undergo deformation in all 3 directions. It undergo deformation in all 3 directions. Hence, there will be change in volume. Change in volume of the body. सर ऐसे ही बोल बोल के लिखवा दीजिए सर, उसे पता नहीं चलता बोर्ड पे। नहीं दिख रहा अभी? राइट साइड तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर, दिख रहा है सर। इस साइड? यस सर। तो हम तो बोल के भी लिखवा देते, लिखते चलना। When a body is subjected to normal stress, it undergo deformation in all 3 directions. It undergo deformation in all 3 directions. Hence, there will be change in volume of the body. Hence, there will be change in volume of the body. इन ऑल के बाद क्या चीज देयर है कि थ्री है? ये देयर THERE। सर डिफॉर्मेशन इन ऑल के बाद है। ये 3 है, THREE, 3 directions. Hence, there will be change in volume of the body. The ratio of change in volume to the original volume the ratio of change in volume to original volume is called volumetric strain. Is called volumetric strain. Thus, volumetric strain equal to change in volume divided by original volume.
देखो थोड़ा समझ लो पहले, इसके बाद फिगर बना लेना। देखो जब कोई भी बॉडी में हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस लगाते हैं, कल भी हम लोग देख रहे थे कि अगर ये वाला ही बॉडी है, इसमें अगर हम नॉर्मल स्ट्रेस लगाएंगे तो क्या होगा, इसका लेंथ मेरा इंक्रीज करेगा और जो डायमीटर है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये जो बॉडी है इसका अपना कुछ वॉल्यूम होगा, जो हम बताए थे π/4 d²L। अगर ये सिलिंड्रिकल बॉडी है तो इसका वॉल्यूम होगा। तो अगर वॉल्यूम है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो नेट वॉल्यूम है इसका सेम रह रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम में कोई तरह का चेंज नहीं आएगा, क्योंकि लेंथ में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में डिक्रीज करवा दे रहा है। तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे केवल लीनियर स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन आ रहा था, या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नहीं आ रहा था। लेकिन अगर एक बॉडी है, हम क्या किए, इसको इधर से भी खींचना चालू किए, इधर से भी पुल किए और इधर से भी पुल किए, तीनों डायरेक्शन से हम उसको पुल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अंडरगो डिफॉर्मेशन इन ऑल 3 डायरेक्शंस। तीनों डायरेक्शन में अगर हम इसको पुल करेंगे तो क्या होगा कि इसका शेप जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और जब भी कोई चीज इंक्रीज हो रहा है तो कौन सा स्ट्रेन लाएगा, टेंसाइल स्ट्रेन। तो ये वाला हो गया मेरा टेंसाइल स्ट्रेन, यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। अगर हम यही बॉडी को तीनों साइड से, अगर ऊपर से भी कंप्रेस करें, साइड से भी कंप्रेस करें और तीसरे डायरेक्शन से भी कंप्रेस करें, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज इन वॉल्यूम, इसलिए ये आ गया कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। लेंथ में चेंज होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, उसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज आएगा, चाहे वो डायमीटर हो चाहे वो हाइट हो, तो वो हमारा लेटरल स्ट्रेन हो जाएगा। और अगर वॉल्यूम में चेंज आ रहा हो तो हम लोग उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं।
हो गया नोट? यस सर। तो देखो एक फॉर्मूला वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने का क्या है, अगर हमको पता चल जाए कि वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने का एक और तरीका हो सकता है, उसको हम समझाते हैं। लिखते जाओ। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन is the deformation of body in all three perpendicular directions. So it can be given by sum of deformation in all three directions. मतलब कुछ ऐसा देखो, हम जो स्ट्रेन होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वो हम लिख सकते हैं, ये वाला नोट कर लो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज द डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी इन ऑल थ्री परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, सो इट कैन बी गिवन बाय सम ऑफ डिफॉर्मेशन इन ऑल थ्री डायरेक्शंस। देखो यहाँ ये मान लो तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है और ये तुम्हारा जेड एक्सिस है। कुछ ऐसा देखो, देखो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है और ये जो तीसरा है ये मेरा जेड एक्सिस है। तीन एक्सिस टोटल होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये मेरा जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ये हम मान लिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब देखो यहाँ पे अगर ये वाला मान लो तुम्हारा ये वाला एक्स एक्सिस है, देखो ये मान लेते हैं लेंथ है मेरा, इस बॉडी का लेंथ, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला देखो जेड एक्सिस है, इसके पैरेलल ये हम मान लेते हैं विद, बी विद जो है बॉडी का, और ये जो है वाई डायरेक्शन में ये हमारा हाइट है, ठीक है। इस बॉडी का लेंथ, विद और हाइट। तो अगर हम देखें तो देखो ये वाला जो चेंज आ रहा है ये क्या बता रहा है, ये मेरा जो लेंथ है वो इंक्रीज कर गया है। तो एक्स डायरेक्शन में भी मेरा डिफॉर्मेशन हुआ है, एक्स डायरेक्शन में इलोंगेशन, ये देखो विद है और यहाँ से पता चल रहा है कि ये मेरा इंक्रीज कर गया है। तो ये मेरा जेड डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन हुआ है और उसी तरह से हाइट पहले ये था अब ये हो गया, यानी कि हाइट में भी डिफॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ हम वही लिखे हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज द डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी इन ऑल थ्री परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, मतलब कि मेरा तीनों डायरेक्शंस में डिफॉर्मेशन हो रहा है, वही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है उसको हम लिख सकते हैं लेंथ में जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो, प्लस विद में जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, प्लस हाइट में जो डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो लेंथ में अगर डिफॉर्मेशन हो रहा है तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन कौन सा डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन हम क्या माने हैं, एक्स डायरेक्शन। तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन प्लस ये कौन सा डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन। पहले वाई डायरेक्शन देख लेते हैं, ये वाई डायरेक्शन है, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, चेंज इन हाइट अपॉन ओरिजिनल हाइट, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन प्लस फिर से स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, चेंज इन विद अपॉन ओरिजिनल विद, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन।
तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने का तरीका क्या हो गया, अगर हमको पता है कि लेंथ में कितना चेंजेस आ रहा है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा, उसी तरह वाई डायरेक्शन, उसी तरह जेड डायरेक्शन, ये हमको दे देगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये समझ में आया ये वाला पॉइंट? यस सर। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन समझ में आ गया? यस सर। ये हम कैसे लिखे वो समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, ये देखो ये एजम्पशंस तुम लोग कुछ भी मान सकते हो, इधर तुम x मान लो, इधर z मान लो, इधर y मान लो, ये कन्वेंशन है कि हम लोग इस डायरेक्शन से मानेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, जो जिधर मानोगे पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग वही मान के चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इस फॉर्मूला में कुछ मान लिए, अगला फॉर्मूला में कुछ मान लेंगे, तो उसका कंफ्यूजन बढ़ता है। सर इससे पहले तो बताया तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और डेल बी बाय वी, तो क्या चीज? फिर इससे पहले बताए थे ना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बराबर डेल हाँ। बी बाय वी, तो फिर यहाँ पे सर वो तो पूरा देखो, वॉल्यूम हुआ ना। ये दोनों सेम ही फॉर्मूला है, E भी इक्वल टू डेल वी बाई वी। देखो हम लोग स्ट्रेन क्या डिफाइन करते हैं, चेंज अपॉन ओरिजिनल, तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। लेकिन इसको अगर हमको फाइंड आउट करना है, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम मान लो तुमको नहीं दिया हुआ, अगर कोई बॉडी में मान लो ये बॉडी था, ये बड़ा होके इतना बड़ा हो गया, तो चेंज कितना हो रहा है ये हम कैसे पता करें? तो ये पता करने का या फिर डायरेक्ट तरीका है कि हमको अगर ये एक डायमीटर छोटा सा ये बड़ा हो गया, तो अगर ये डायमीटर हमको पता है, ये डायमीटर पता है, तो हम लोग चेंज निकाल सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम अलग अलग डायरेक्शन में स्ट्रेन निकाल लें और उसको ऐड कर दें। ये दोनों मेथड है, ये दोनों जैसा क्वेश्चन में आएगा, जैसा हमको डाटा दिया हुआ रहेगा, हम लोग वैसा फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तभी तो सर एक जो निकालेंगे तो वो तो लेंथ में जो चेंज होगा तो वो ना निकालेंगे, ई एक्स प्लस ये ई हाँ, वाई ये प्लस लेंथ में जो ई चेंज जो होगा, किया। ये हम लोग लेंथ में जो चेंज होगा वो निकालेंगे, ये वॉल्यूम में जो विड्थ में चेंज होगा, ये हाइट में जो चेंज होगा, आखिर तीनों चेंज ही ना टोटल वॉल्यूम का चेंज होगा। अगर मेरा ये जो बॉडी है, इसका जो लेंथ में चेंज हो रहा है, जो विड्थ में चेंज हो रहा है, जो हाइट में चेंज हो रहा है, ये तीनों का इंडिविजुअल चेंज को भी जोड़ेंगे, सेम इतना ही चेंज देगा जो टोटल वॉल्यूम का चेंज होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है सर। चलो, हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो, जब हम लोग इसका न्यूमेरिकल पार्ट क्लियर करेंगे, जब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे इस पे, उस वक्त और क्लियर हो जाएगा। या फिर अभी हम एक दो और एग्जांपल दे रहे हैं, अभी देखो समझते जाओ, अभी ये खत्म नहीं हुआ टॉपिक, अभी दो एग्जांपल हम देंगे, उसमें क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो देखो हम लोग इसमें पहला एग्जांपल समझते हैं, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक का। ठीक है, एक हम लोग रेक्टेंगुलर ब्लॉक देखते हैं। ये मान लो मेरा रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ये लेंथ हो गया, ये इसका विड्थ हो गया b, और ये इसका हाइट हो गया। ठीक है, हमारा ये हो जाएगा x डायरेक्शन, ये मान लो x डायरेक्शन, ये तुम्हारा हो गया y डायरेक्शन, और ये हो गया z डायरेक्शन। ठीक है, यानी लेंथ के अलोंग x डायरेक्शन, ये जो विड्थ है, विड्थ के अलोंग z डायरेक्शन, और ये जो हाइट है इसके अलोंग y डायरेक्शन। अब बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा, इस ब्लॉक का वॉल्यूम क्या होगा? LBH। कोई क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? LBH। सर। ठीक है, LBH हो जाएगा वॉल्यूम इस ब्लॉक का। अब मान लो हम इसमें स्ट्रेस लगाते हैं, इसके कारण इसका डायमेंशंस इंक्रीज करता है, हमको निकालना है कि अगर उसके कारण जो इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम में वो कितना होगा, मतलब हमको निकालना है dV, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है।
अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे, ये सपोज इसका साइज बड़ा हो गया, इसका वॉल्यूम का साइज, तो वो हमको निकाला कि चेंज कितना हो रहा है। तो लोग चेंज कैसे निकालेंगे, इसमें देखो क्या करना, पहले हम मानते हैं लेंथ में चेंज हो रहा है। अभी हम जो फिगर बनाए थे उसमें क्या था, लेंथ में चेंज हो रहा था, विड्थ में हो रहा था और हाइट में हो रहा था। तो हम सबसे पहले मानते हैं कि मतलब विड्थ और हाइट में चेंज नहीं हो रहा है, केवल लेंथ में चेंज हो रहा है। तो डिफरेंशिएट कर दो इसको, डिफरेंशिएशन पढ़े हो ना, डिफरेंशिएशन एल को अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डीएल हो जाएगा, और बीएच मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। बीएच जैसे मान लो 5x का डिफरेंशिएशन करना है तुमको, तो हम लोग 5 को क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, तो 5 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन dx हो जाता है। मान लो y इक्वल टू तुम्हारा 5x है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, dy बटा dx इक्वल टू 5 करते हैं, इस dx को इधर ले जाओ तो dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 dx। तो वही हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले dv बाई dl कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, bh को कांस्टेंट ले रहे हैं और l को डिफरेंशिएट कर, तो bh कांस्टेंट है, रह जाएगा, और l को इधर ले जाएंगे इस dl को, तो dv इक्वल टू bh dl हो गया। सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं, अगर हम l को कांस्टेंट रखते हैं, h को कांस्टेंट रखते हैं, अब कह रहे हैं कि b में चेंज हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, l और h को रख लेंगे और dv हो जाएगा। उसी तरह से dv इक्वल टू, इस बार हम लोग h को चेंज करते हैं, lb इंटू dh। अभी जो टोटल चेंज वॉल्यूम में होगा वो इस तीनों का सम ही तो होगा, ठीक है। x डायरेक्शन में चेंज, लेंथ में चेंज, विड्थ में चेंज, हाइट में चेंज, तीनों का सम टोटल वॉल्यूम में चेंज। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये वाला पहले कर दिए, dl को किए, अब क्या करेंगे, l और h को रखेंगे और b को करेंगे, तो db lh प्लस, अब हम h को करेंगे lb dh। ये वाला पार्ट समझ में आया, किसी को कुछ कंफ्यूजन इस पार्ट में, ना सर। ठीक है। अब हम लोग क्या डिफाइन किया, हमको चाहिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, हमको चेंज इन वॉल्यूम पता चल गया, वॉल्यूम पता चल गया, अब हमको चाहिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का डेफिनेशन क्या होता है, dv बाई v, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। अब हम लोग dv को ये फॉर्मूला रखते हैं, dl bh dv lh प्लस lb dh, ठीक है, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है मेरा, lbh। अब क्या करो, नीचे इस ये वाला हम लोग सेपरेट कर देते हैं, ये टोटल में डिवाइडेड है, हम इसको इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं, तो dl इंटू bh अपॉन lbh प्लस db इंटू lh अपॉन lbh प्लस lb dh अपॉन lbh, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे dl bh अपॉन lbh db lh अपॉन lbh प्लस lb dh अपॉन lbh, ठीक है। अब देखो यहाँ पे bh कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, dl बाई l, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ मतलब स्ट्रेन, और लेंथ हमारा किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इसको स्ट्रेन इन x डायरेक्शन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। उसी तरह यहाँ पे हमारा LH और LH कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच रहा है dB अपॉन B, मींस चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ, मतलब स्ट्रेन इन y डायरेक्शन, सॉरी स्ट्रेन इन z डायरेक्शन। फिर यहाँ पे देखो LB कैंसिल हो जाएगा, DH अपॉन H, ये हो जाएगा स्ट्रेन इन हाइट, तो स्ट्रेन हाइट के डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, तो इसको लिख सकते हैं y। क्लियर हो गया, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को, तीनों डायरेक्शन में जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, स्ट्रेन हो रहा है, उसके सम के रूप में लिख सकते हैं। ये अब क्लियर हो गया, यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये किसके लिए था, रेक्टेंगुलर ब्लॉक के लिए था। उसी तरह हम लोग देखते हैं एक नेक्स्ट केस,
ये वाला नोट कर लो तुम लोग। हो गया नोट? एक सेकंड सर। हो गया सर। सर रुकिएगा। हो गया सर। चलो ठीक है, सेकंड केस देखो, सिलिंड्रिकल बार। एक सिलेंडर है, उसका लेंथ L है और डायमीटर D है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? 2 पाई डी पाई बाई 3 R स्क्वायर H। पाई डी एच। ना? हाँ, पाई आर स्क्वायर एच सर। पाई डी स्क्वायर एच। पाई D स्क्वायर नहीं, पाई R स्क्वायर H। यस सर। और अगर हम इसको डायमीटर के फॉर्म में लिखेंगे तो पाई बाय 4 D स्क्वायर H होगा। इसको D बाई 2 कर सकते हैं, तो D बाई 2 का होल स्क्वायर D स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा। तो हम लोग ये वाला जनरलाइज्ड यूज करेंगे। पाई बाय 4 D स्क्वायर H। अब फिर से वही प्रोसेस हम लोग करते हैं, इसमें जो किए थे। dv इक्वल टू, अब देखो यहाँ दो डायमीटर, एक डायमीटर है और एक हाइट है, लेंथ इसको कर लो L। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, पहले लेंथ को फिक्स रखते हैं, तो क्या होगा, पाई बाय 4 को बाहर निकाल लो, ये कांस्टेंट है पाई बाय 4। अब हम डी स्क्वायर का कर रहे हैं, L को रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन करना हो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम लोग क्या लिखते हैं, dy बाय dx इक्वल टू 2x, तो dy हो जाएगा मेरा 2x dx। ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह में क्या है, डी स्क्वायर है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2d dt। ठीक है, 2d, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा ऐसे कर दो, यहाँ पे देखो हम चेंज कर रहे हैं इसको, हम ये वाला डी कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे जो डेल्टा यूज कर रहे हैं ये वाला यूज करेंगे, ये जो डेल एक्स हम लोग ऐसा यूज करेंगे। ठीक है, और L हमारे पास है, ये L रख दिए, और अब डी स्क्वायर को रहने दिए और L को किए, तो इसको यहाँ पे भी डेल यूज करो, यहाँ चूंकि डेल यूज किया तो यहाँ पे डेल यूज करेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हमको स्ट्रेन चाहिए, तो स्ट्रेन क्या होता है, dv बाई v, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू, ये जो एलिमेंट है हम इसको डिवाइड कर देंगे इससे, पाई बाय 4 डी स्क्वायर L, ये कट जाएगा मेरा। ठीक है,
और उसके बाद यहाँ पे देखो सेपरेट हम लोग कर देंगे। तो हम एक स्टेप शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग पाई/4 डी स्क्वायर एल से डिवाइड करेंगे, पाई/4 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो डी स्क्वायर एल बच रहा है हम इसको इसमें सेपरेट कर देंगे दोनों में। तो इसमें अगर हम डी स्क्वायर एल देंगे, यहाँ पे अगर हम डी स्क्वायर एल देते हैं तो एक डी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक डी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा ऊपर 2 टाइम्स डेल डी, और नीचे एक डी बच रहा है डी, और एल एल कैंसिल हो जाएगा ये वाला, प्लस यहाँ पे देखो यहाँ डी स्क्वायर एल करेंगे तो डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा डेल एल अपॉन एल। अब इसको मान लेते हैं हम एक्स डायरेक्शन, और ये जो है इसको मान लेते हैं वाई डायरेक्शन। तो ये वाला क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, प्लस यहाँ पे देखो 2 टाइम्स डी, 2 है 2 टाइम्स डेल डी अपॉन डी, चेंज इन लेंथ अपॉन द चेंज इन डायमीटर अपॉन द ओरिजिनल डायमीटर, कौन सा डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। तो मेरा ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ जेड डायरेक्शन क्यों नहीं आया, एक्चुअली में ये वही है, ये ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। इसमें क्या करो तुम EY इक्वल टू EZ पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा EX प्लस EY प्लस EY, EX प्लस 2EY। अब क्यों ये बराबर होता है ये हम समझाते हैं। ये एक सिलेंडर है, एज्यूम कर लो ये एक सिलेंडर है, ठीक है। यस सर। तो ये मेरा लेंथ हो गया। अब देखो ये मेरा डायमीटर है, तो इस डायमीटर को अगर हमको बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बनाएंगे, इस डायमीटर को बनाना चाहते हैं एक हम लाइन हॉरिजॉन्टल खींचेंगे, एक हम लाइन वर्टिकल, दोनों इक्वल खींचेंगे और इस पे रोटेट कर देंगे। तो यहाँ पे 2 डायमेंशन देखो आ रहा है, देखो एक ये वाला डायमेंशन, एक ये लेंथ तो है ही, एक ये डायमेंशन और एक ये डायमेंशन। तो ये वाला देखो ये मेरा एक्स डायरेक्शन हो गया, ये वाला क्या था अंदर की ओर जो जा रहा था वो जेड डायरेक्शन, और ये ऊपर जो है वो वाई डायरेक्शन। लेकिन ये दोनों चूंकि डायमीटर है और दोनों इक्वल होता है इसलिए स्ट्रेन भी इक्वल आएगा, जो चेंज इसमें आएगा वही चेंज इसमें आएगा, तो इसलिए दोनों इक्वल हो जाता है, EY और EZ इक्वल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है। समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, यहाँ पे देखो ये भी डायमीटर में चेंज है, ये भी डायमीटर में चेंज है, तो इसलिए इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ 2 टाइम्स आ रहा है। चलो नोट करो इसको। यहाँ पर लिख सकते हो हियर EY इक्वल टू EZ इक्वल टू डेल डी अपॉन डी।
हो गया नोट? यस सर हो गया। चलो देखो, अब हम लोग का सेकंड जो पार्ट था नॉर्मल स्ट्रेन के बाद शियर स्ट्रेन था। अब शियर स्ट्रेन के बारे में लिखो, क्या होता है शियर स्ट्रेन? लिखते जाओ शियर स्ट्रेन। इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स यहाँ पे कौन सा होगा, क्योंकि शियर हमको लाना है, शियर स्ट्रेन है तो शियर स्ट्रेस आना, शियर स्ट्रेस आएगा तब शियर स्ट्रेन आएगा, और शियर स्ट्रेस कब आता है? फोर्स जब पैरेलल हो। हाँ, मींस शियरिंग फोर्स मींस पैरेलल होगा क्रॉस सेक्शन का। If the deforming force, that is shearing force, produces a change in the shape of the body, if the deforming force produces a change in the shape of the body without changing its volume, then the strain produced is called shear strain. Thus the effect of shear stress is to distort the body.
चलो देखो फोटो, अगर फिगर नहीं बना होगा तो बाद में बना लेना, पहले समझ जाओ। देखो ये एक मेरा क्यूबिकल बॉडी है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो फोर्स है वो क्रॉस सेक्शन के पैरेलल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन इसका सामने से दिखेगा, ये वाला क्रॉस सेक्शन है, ये वाला जो फेस है इसके पैरेलल हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। कुछ ऐसा समझ लो, ये वाला जो है ये मेरा बॉडी है इस टाइप का मान लो, और हम फोर्स ये वाला नीचे फिक्स किया हुआ है, देखो इसका मतलब होता है फिक्स किया हुआ, नीचे हम होल्ड किए हैं टाइट से, और क्या कर रहे हैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, इसको धक्का दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है, इस डायरेक्शन में। ये क्रॉस सेक्शन का पैरेलल हो गया, क्योंकि क्रॉस सेक्शन इसका ऐसा होगा, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन मेरा ऐसा है, तो क्रॉस सेक्शन इसका इस टाइप, ये वाला क्रॉस सेक्शन होगा, ये वाला। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये वाला होल्ड करके रखे हैं और इस तरह से इसको पुश कर रहे हैं। तो जब हम लोग पुश करेंगे तो क्या होगा, नीचे वाला तो होल्ड किया हुआ है तो ये तो मूव करेगा नहीं, तो ऊपर वाला मेरा मूव करेगा आगे की ओर। देखो नीचे वाला अपने पॉइंट पे है, ये वाला जो पॉइंट है वो मूव करके यहाँ चला गया, ये पॉइंट मूव करके यहाँ चला गया, उसी तरह ये वाला आगे चला गया, और ये वाला जो पॉइंट है ये मूव करके आगे जा रहा है। तो इस तरह से मेरा ये जो साइड वाला फेस है, ये वाला और ये वाला, ये जो है ये मूव करके कुछ ऐसे और ऐसे जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, इस बॉडी को देखो, ये बॉडी डिस्टॉर्ट कर जा रहा है, मतलब टिल्ट कर जा रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। और शेप देखो इसका चेंज कर गया, अभी शेप ऐसा था और जब ये टिल्ट कर जाएगा तो कुछ ऐसा शेप हो जाएगा, ठीक है, ये वाला इंक्लाइंड हो जाएगा शेप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉडी का शेप चेंज कर जा रहा है, बॉडी मेरा डिस्टॉर्ट कर जा रहा है। शेप चेंज करना मीन्स हम लोग बोलते हैं बॉडी मेरा डिस्टॉर्ट कर जा रहा है। और साथ ही यहाँ देखो एक पॉइंट लिखा हो, विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम। मेरा बॉडी यही था और यही बॉडी मेरा डिस्टॉर्ट करके ऐसे हो गया, वॉल्यूम में तो कोई चेंज हुआ नहीं, केवल इसका शेप चेंज कर गया। तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा, मीन्स वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सब कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे केवल बॉडी का शेप चेंज कर जाएगा। और जब बॉडी का शेप चेंज करता है, अगर मेरा कोई स्ट्रेस बॉडी के शेप को चेंज कर रहा है, तो जो स्ट्रेन आता है उसको हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेन, वो बॉडी को शियर कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेजर करने का तरीका क्या है, हम लोग जिस तरह बाकी स्ट्रेन को मेजर कर रहे थे उसका फॉर्मूला दे रहे थे, उस तरह शियर स्ट्रेन को मेजर करने का क्या तरीका है कि बॉडी कितना एंगल से मेरा शेप, उसका शेप चेंज हुआ है, कितना एंगल से बॉडी डिस्टॉर्ट किया। अगर ये बॉडी मेरा अभी ये वर्टिकल है, ये अगर ऐसे हो जा रहा है तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये कितना है, कितना एंगल से ये मेरा बॉडी टिल्ट कर गया, वही हम लोग को देता है शियर स्ट्रेन का वैल्यू, ठीक है। तो अगर शियर स्ट्रेन का हम यहाँ पर वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हमको ये एंगल मेजर करना पड़ेगा। एंगल अगर हमको मेजर करना है तो हम लोग यहाँ पे एक काम, ये वाला ट्राइंगल को देखो, ये वाला AHH डैश, AHH डैश का ट्राइंगल देखो, इसमें अगर हम tan थीटा लगाते हैं
तो टेन थीटा क्या होता है, P बाय B। P जो हो गया वो एंगल के सामने वाला साइड, एंगल के सामने वाला साइड क्या है, H डैश डिवाइडेड बाय, और B कौन सा है, ये वाला, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये विद हो गया, और ये मेरा लेंथ हो गया, तो यहाँ पे AH हो जाएगा, ठीक है, H डैश अपॉन AH। अब देखो जब कोई एंगल बहुत ही छोटा होता है, यहाँ पे जो थीटा है ये बहुत ही छोटा होगा, मतलब इसका वैल्यू जो है वो पॉइंट में आएगा, 0.1 डिग्री, 0.01 डिग्री, इस टाइप का इसका वैल्यू आएगा। तो जब एंगल का वैल्यू बहुत ही छोटा होता है तो हम लोग टेन थीटा का वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली हमारा थीटा के बराबर हो जाता है। तुम कैलकुलेटर में डाल के देखना, अगर तुम टेन का वैल्यू 0.1 ले रही हो, टेन का वैल्यू 0.1 डिग्री, इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना ही आएगा, 0.1 ही आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा को थीटा, तो थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा H डैश अपॉन AH, और यही थीटा का वैल्यू हमको चाहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेन। क्योंकि स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता है तो थीटा का यूनिट भी नहीं आएगा। टेन थीटा का कोई यूनिट तो नहीं होता है, अगर हम 1060 डिग्री रख रहे हैं तो 1060 डिग्री कितना होता है, √3 यानी 1.72, तो इसका कोई यूनिट तो है नहीं, तो स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता है, तो शियर स्ट्रेन, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं जनरली गामा से। शियर स्ट्रेन को हम लोग गामा से दिखाते हैं, जिस तरह हम लोग नॉर्मल स्ट्रेन को E से दिखा देते हैं, उसी तरह शियर स्ट्रेन को हम लोग गामा से दिखाएंगे। समझ में आया? किसी को कुछ कंफ्यूजन इसमें पूछ लो। देखो कोई बॉडी डिस्टॉर्ट कर रहा है, मतलब उसका शेप चेंज हो रहा है, तो कितना एंगल से उस वो डिस्टॉर्ट किया बॉडी, कितना एंगल से वो टिल्ट कर गया मेरा बॉडी, वही मेरा स्ट्रेन बताएगा कितना स्ट्रेन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब चेंज इन शेप, शेप में कितना चेंजेज आ रहा है, तो चेंज शेप में अगर चेंज हमको मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे, कितना एंगल से वो बॉडी मेरा टिल्ट कर गया। तो उसमें सर थीटा का एंगल तो दिया हुआ रहेगा ना सर, कि वही निकालना पड़ेगा? ये थीटा का एंगल हमको, देखो शियर स्ट्रेन का ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, हम लोग ना ये डेफिनेशन है शियर स्ट्रेन को समझने के लिए कि हाँ शियर स्ट्रेन ये होता है, बट जब हम लोग न्यूमेरिकली जाएंगे तो शियर स्ट्रेन हम लोग यहाँ से नहीं कैलकुलेट करेंगे। ये क्या हो गया, कंसेप्ट को समझने के लिए कि हाँ शियर स्ट्रेन होता क्या है, कि ऐसा होता है बॉडी टिल्ट कर गया, बॉडी का शेप चेंज हो गया, हम निकाल लिए। जब न्यूमेरिकल आएगा तो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, जिस तरह हम लोग पढ़े थे सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, मतलब E स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, सिग्मा इक्वल टू E इंटू E किए थे। ये होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, ये हमको दिया हुआ रहेगा, ये दिया रहेगा, उस तरह से हम लोग स्ट्रेन निकाल लेंगे, नॉर्मल स्ट्रेन। इसी तरह क्या होता है कि जो हमारा शियर स्ट्रेस होता है, शियर स्ट्रेस को हम लोग टॉ से डिनोट करते हैं, टॉ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। जिस तरह नॉर्मल स्ट्रेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन, उसी तरह शियर स्ट्रेस जो होता है वो शियर स्ट्रेन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है तो यहाँ पे एक टर्म आता है G, इसको बोलते हैं हम लोग शियर मॉडुलस, ठीक है, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ये वैल्यू किसी भी मटेरियल का फिक्स होता है, ये तुमको दिया देगा शियर स्ट्रेस कितना है, हम इतना स्ट्रेस लगा दें उसमें या फिर इतना फोर्स लगा दें, फोर्स अगर लगा दें तो स्ट्रेस पता चल जाएगा, स्ट्रेस पता चल गया, ये पता है तो यहाँ से हम शियर स्ट्रेन निकाल लेंगे। और शियर स्ट्रेन पता चल गया, और क्या चीज डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट मतलब कि वो टिल्ट कर जाना, बॉडी जो है वो टिल्ट कर गया, झुक गया। ठीक है, अभी क्या था, सीधा था, अभी ऐसे हो गया, मतलब क्या होता है, टेढ़ा हो गया, वही होता है डिस्टॉर्ट। मतलब कि देखो नॉर्मल हम लिखवाए हैं नोट्स में, देखना नॉर्मल स्ट्रेस का काम क्या है, बॉडी को या फिर वो इलोंगेट कर देगा या फिर शॉर्ट कर देगा, कंप्रेस कर देगा, लंबा कर देगा या फिर छोटा कर देगा। लेकिन शियर स्ट्रेस का काम क्या है, बॉडी को डिस्टॉर्ट कर देगा, मींस उसका शेप चेंज कर देगा। ठीक है, तो हम लोग ये वाला अभी आगे हम लोग ये सब पढ़ेंगे कि अब यहाँ से हमको गामा का वैल्यू मिल गया तो हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि गामा जो होता है वो थीटा के बराबर होता है, मतलब कि वो कितना एंगल से डिस्टॉर्ट किया वो हमको पता चल गया। तो ये जो है वो हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो थ्योरी है, थ्योरी मतलब समझने के लिए। हम देखो जितना भी फिगर बना रहे होंगे एक ही फिगर बना देंगे, केवल क्यूब बना रहे होंगे या फिर सिलेंडर बना रहे हैं, लेकिन ये केवल कंसेप्ट को समझने के लिए। एक्चुअल में जो प्रॉब्लम्स जब आता है तो उस वक्त अलग अलग शेप का बॉडी आएगा,
हम लोग वहां पे देखेंगे कैसे निकालना है। ये केवल कंसेप्ट को समझने के लिए कि हाँ शियर स्ट्रेन ये होता है, नॉर्मल स्ट्रेन ये होता है, शियर स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस ये होता है। तो देखो ये जो फॉर्मूला भी हम निकाले थीटा यानी शियर स्ट्रेन इक्वल टू एच एच डैश अपॉन ए एच, इसको हम लोग लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू एच एच डैश बाय ए एच है, तो tan थीटा बराबर tan इनवर्स एच एच डैश बाय ए एच ना होगा। हाँ देखो हम क्या बोले, वो कब होता है जब थीटा का वैल्यू मेरा बहुत बड़ा हो। थीटा का वैल्यू बड़ा कहने का मतलब ये हमारा 5 to 5 डिग्री, 10 डिग्री या फिर 20 डिग्री, इससे कुछ ज्यादा हो। लेकिन जब थीटा का वैल्यू सेम होगा, tan इनवर्स भी करो तो ठीक है, जैसे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स कर दो एच एच डैश अपॉन ए एच, और मान लो इसका जो वैल्यू आ रहा है वो तुम्हारा कुछ आ रहा है 0.05, क्योंकि ये तो बहुत ही छोटा होगा और ये वाला मेरा बड़ा है, इसका वैल्यू 0.05। इससे भी तुम अगर निकालोगे तो थीटा का वैल्यू 0.05 ही आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, tan इनवर्स 0.05 कैलकुलेटर में डालो, देखना उसका वैल्यू लगभग अप्रोक्सीमेटली इसी के बराबर आने वाला है। तो मतलब कहने का मतलब अगर थीटा का वैल्यू बहुत ही छोटा हो तो tan लगाओ या फिर ना लगाओ सेम है, क्योंकि उसका वैल्यू सेम होने वाला है। कैलकुलेटर में डाल के देख लो। वैसे भी कर सकते हैं tan इनवर्स एच एच डैश बाय एच, बट उसका वैल्यू भी लगभग सेम देगा। तो जब सेम देने वाला था हम फिर क्यों इसको लेके चले। उसी तरह साइन, ये दो चीज है जो साइन थीटा और टेन थीटा में वर्क करता है। अगर साइन थीटा में हम थीटा का वैल्यू बहुत ही स्मॉल रखेंगे तो उस साइन थीटा का वैल्यू और थीटा का वैल्यू सेम हो जाता है। उसी तरह टेन थीटा में भी ये चीज होता है। ये दो ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें ये चीज होता है। ठीक है सर। अभी देखो इसको हम लोग लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं। तो लिखो शियर स्ट्रेन इज मेजर्ड बाय shear strain is measured by an angle through which a plane perpendicular to the fixed surface a plane perpendicular to the fixed surface get distorted under the effect of tangential force. Shear strain is measured by an angle through which a plane perpendicular to the fixed surface get distorted under the effect of tangential force. देखो ये मेरा क्यूब है, मान लो ये नीचे वाला मेरा फिक्स्ड सरफेस है। ये देखो ये वाला फिक्स्ड सरफेस है, ये नीचे वाला बॉटम जो फेस है ए बी सी डी, ये नीचे वाला फेस है और ये मेरा फिक्स्ड सरफेस है, ये फिक्स्ड किया हुआ है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, इट इज मेजर्ड बाय एंगल थ्रू व्हिच अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड सरफेस। ये अगर मेरा फिक्स्ड सरफेस है, या फिर ऐसे समझो
ये वाला मेरा फिक्स्ड सरफेस है नीचे वाला, तो ये जो फिक्स्ड सरफेस है इस पे जो परपेंडिकुलर ये वाला, ये परपेंडिकुलर प्लेन है। प्लेन कहने का मतलब देखो ये रेक्ट शेप का है, ठीक है, केवल इसका लेंथ नहीं, प्लेन मतलब कि उसका एरिया होगा। तो ये एरिया किसी चीज का एरिया मीन्स उसको हम लोग प्लेन बोल सकते हैं। तो ये वाला जो प्लेन है, जो साइड प्लेन दिख रहा है ये वाला, नीचे हम फिक्स कर दिए, फिक्स के परपेंडिकुलर ये वाला प्लेन है। ये जो प्लेन है वो हमारा डिस्टॉर्ट कर जाता है, कितने जितने एंगल से वो डिस्टॉर्ट करेगा उसी को हम लोग शियर स्ट्रेन मेजर करें। तो ये जब हम पुल किए इस तरह से, टेंजेंशियल फोर्स लगाए इस तरह से, तो ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो प्लेन है, ये मेरा ऐसे हो गया। तो ये कितना एंगल से मेरा डिस्टॉर्ट किया, इसी को हम लोग मेजर कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये वाला मेरा फिक्स्ड है, ये वाला जो मेरा है ये मेरा वो प्लेन है AH, और इसके उधर भी होगा देखो AH और ये ED, AHED ये वाला प्लेन है मेरा। ये वाला देखो AHED मेरा डिस्टॉर्ट कर गया, तो वही प्लेन परपेंडिकुलर टू फिक्स्ड सरफेस, ये जो फिक्स्ड सरफेस है इस पे जो प्लेन है AHED, ये मेरा प्लेन जो है वो डिस्टॉर्ट कर गया इस तरह से। तो कितने एंगल से डिस्टॉर्ट कर गया हम लोग वैसे ही मेजर कर रहे हैं। क्लियर? डेफिनेशन समझ में आ गया ना ये वाला? यस सर। यस सर, आ गया सर। देखो ये सारा इमेजिनेशन का चीज है, हमको इमेजिन करना पड़ेगा कौन सा प्लेन, इसलिए हम बुक से दिखा रहे हैं। ऐसे यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा कौन सा प्लेन है, इसलिए बुक से दिखा रहे हैं, 3D पिक्चर को हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक है। 2D पिक्चर में देखोगे तो सीधा AH ये प्लेन है, ये ऐसे डिस्टॉर्ट हो गया। इंजीनियरिंग पूरी तरह से इमेजिनेशन है, इमेजिन जितना कर पाओगे उतना अच्छा से समझ पाओगे। यस सर। ड्राइंग में तो देख ही चुके होगे अगर ड्राइंग का क्लास कहीं कर रहे हो तो। कहाँ कर रहे हैं सर, करवा ही नहीं रहे हैं तो क्या करें सर। मेन ड्राइंग ऐसा पेपर है ना जो ऑनलाइन पढ़ा पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा कोई बात नहीं है सर। हाँ पढ़ाई हो भी सकता है, लेकिन सही थोड़ा बात। प्रैक्टिकल उसमें रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है कि जैसे लैब जब चल रहा हो तो हम लोग बोर्ड में, ड्राइंग बोर्ड में सीट में बनाओ खुद को, जब क्लास चल रहा हो तो वो ज्यादा अच्छा होता है। कि फर्स्ट सेम में तो ड्राइंग पढ़े थे ना सर, तो बोर्ड पे ही बताया गया था ऐसे ही। बोर्ड में, लेकिन जो तुम लोग पढ़े होगे वो क्लासरूम में पढ़े होगे, वहां पे यस बोर्ड में समझा रहे हैं, तुम लोग ड्राइंग शीट लेके रखे हो, ड्राइंग बोर्ड में सेट कर लियो, मिनी ड्राफ्टर होगा, सब चीज से खुद वहां पे ड्राइंग कर रहे हो। वो सब मिनी डायप्टर कुछ नहीं, कोचिंग क्लास में सर आई थिंक सिर्फ एक कागज पर ऐसे ही बनाते थे सर, जो होता है ना सीट, हाँ हाँ उसी पे सीट, वो बड़ा वाला नहीं, मतलब छोटा वाला आता है। देखो उसमें जो सिलेबस रहता है ना फर्स्ट सेमेस्टर में, वो कोई बहुत ज्यादा नहीं रहता। अभी जो ड्राइंग है वो उसमें देखो तुम लोग को बहुत सारा रिकॉर्डिंग चल रहा डेवलपमेंट है। पता है सबको, क्लास कीजिए, छोड़िए सर।